हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने जेजे एक्ट शुरू किया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट शुरू किया था और हमने डेफिनेशन क्लॉज तक खत्म किया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 3 से। तो पिछली क्लास में हमने डेफिनेशंस पढ़ ली होगी, आपने सारे सेक्शन साइड से रिवाइज कर लिए होंगे। तो सेक्शन 3 जो बात करता है वो प्रिंसिपल्स की बात करता है कि इस एक्ट के किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो बेसिक बात ये है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स क्या क्या है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में होना चाहिए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात करता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ लास्ट रिजॉर्ट, फैमिली कम्युनिटी केयर, इन सब से ही मामला अगर बैठ जाता है तो ठीक है, फिर उसके बाद में ही इंस्टीट्यूशन पे की बात पे आता है। और दूसरा राइट टू प्राइवेसी का है। तो डिटेल में इस तरीके से बेसिकली हमारे 16 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं सेक्शन 3 के अंदर। आपके बेयरक के अंदर प्रिंसिपल ऑफ पहला प्रिजम्पशन क्या है? Principle of presumption of innocence. Any child shall be presumed to be an innocent of any malafide or criminal intent up to the age of 18 years. हम ये मान के चलते हैं इस एक्ट के अंदर कि जब तक कि है ना उसका बिल्कुल प्रूव नहीं हो जाए, प्रिजम्पशन ये लेके चला जाता है कि किसी भी बच्चे का मेलाफाइड क्रिमिनल नेचर का इंटेंशन नहीं था। तो इस तरीके से हमारे पार्टिसिपेशन का, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी, पॉजिटिव मेजर्स, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके से हमारे सेक्शन 3 के अंडर 16 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जिसके ऊपर ये एक्ट काम करता है। फिर सेक्शन 4 जो बात करता है हमारी वो बात करता है अब हम बात करेंगे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है। तो सेक्शन 4 बात करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट पे कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश होगा और इसी से हमारा एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है। तो पहले तो उससे ध्यान से सुनेंगे। तो सेक्शन 4 क्या बात करता है कि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा। कहां पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बोर्ड एस्टेब्लिश होगा और उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? एक चेयर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होंगे। और वो कौन कौन हो सकते हैं? वो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट हो सकते हैं या हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, बट वो सीजेएम या सीएमएम नहीं होने चाहिए। कौन नहीं होने चाहिए? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होने चाहिए या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होने चाहिए। और जो हमने जेएम1 या एमएम की बात करी है वो क्या होने चाहिए? उनके पास दे मस्ट हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हमारे कौन होंगे? प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होंगे इस जेजे बोर्ड के। और उसके अलावा 2 और मेंबर्स होंगे। वो 2 मेंबर्स कौन कौन होंगे? वो हमारे 2 सोशल एक्सपर्ट्स होंगे और उनके पास क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव 7 years of experience in health, education, welfare of children और डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री और सोशियोलॉजी। इस मैटर्स में डील करते हुए 7 साल उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन 2 में से एक विमेन होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। इस तरीके से 3 मेंबर्स का हमारा जेजे बोर्ड होता है। अब इनके ऊपर हम बात करें तो उनकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है कि किस बेस पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं तो पहली बात, कौन कौन मेंबर नहीं हो सकते हैं? तो मेंबर कौन कौन नहीं हो सकते हैं? उनका कोई प्रायर उन पे केस फाइल हो चुका हो, कन्विक्शन हो चुका हो, उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का, कोई चाइल्ड राइट्स का, उनका मोरल टर्पिट्यूड किस रिलेटेड उनकी कोई कंप्लेंट हो जिसमें उनको कन्विक्शन उनको मिला हो, या फिर कोई चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड लेबर में वो इंक्लूड हो रखे हो। इस तरह के लोग जो ऑलरेडी पहले से वो क्या किसी को ज्ञान देंगे या किसी को शिक्षा देंगे, किसी के मैटर डील करेंगे जो ऑलरेडी इस तरीके के मैटर में उनकी इस तरह की कोई कंप्लेंट हो रखी हो। फिर उसके अलावा आपने एक बार, ठीक है, हमने ये देख लिया कि ये लोग सही हैं, इनके हमने मेंबर बना दिया, बट उनका रिमूव भी हो सकता है। इनका रिमूवल भी दे रखा है सेक्शन 4 में कि वो क्या क्या किन कंडीशंस में रिमूव हो सकते हैं। वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, 3/4 जो उनका ड्यूरेशन है, जो 3/4 टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं थे, या फिर एब्सेंट फ्रॉम विदाउट रीजन फॉर 3 months। इनमें से अगर कोई ऐसी कंडीशन है या है ना और किसी रीजन से वो इनएलिजिबल है तो वो रिमूव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जेजे बोर्ड एस्टैब्लिश होता है। फिर सेक्शन 5 जो बात करता है वो हमारी एजिंग आउट रूल की बात करता है कि अगर आपने ना एप्रीहेंशन, अगर आपके ना आपने किसी बच्चे को पकड़ा, किसी बच्चे को एप्रीहेंड किया जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ था, वो अंडर 18 years ऑफ एज था, और फिर जब तक आपने ना उसकी इंक्वायरी चल रही थी उस बीच में वो 18 साल से ऊपर का हो गया।
इंक्वायरी स्टिल ऑनगोइंग, बट वो 18 साल से ऊपर हो गया, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसको एडल्ट ट्रायल में ले आएंगे? नहीं, उसको यही माना जाएगा कि वो यही माना जाएगा कि वो अब भी एज अ चाइल्ड ही उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। तो पहली बात उसके लिए क्या क्या मैंडेट की बात है? द इंक्वायरी कंटिन्यूज विदाउट इंटरप्शन, द इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज इफ दे आर स्टिल अ चाइल्ड फॉर द एंटायरिटी ऑफ द प्रोसेस, इफ नॉट रिलीज्ड ऑन बेल। अब ऐसी ड्यूरेशन में अगर उनको बेल नहीं मिलती है, द इंडिविजुअल इज प्लेस्ड इन अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात हम पहले कर चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन होम से ही अटैच्ड एक प्लेस होती है, जहां पे जैसे हमारे लॉकअप होते हैं या फिर जहां पे जब हम कस्टडी, पुलिस कस्टडी में, जेल में रखा जाता है, उस तरीके से हमारे जुवेनाइल बोर्ड के अंदर एक प्लेस होती है, प्लेस ऑफ सेफ्टी बोला जाता है उसको। तो उस जगह पे बच्चे को रखा जाएगा ड्यूरिंग इंक्वायरी, बट ही शैल बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड इवन इफ ही becomes of 18 years of age during inquiry. Okay? प्लेस ऑफ सेफ्टी, वही वाली बात जो हमने पहले बोला था कि प्लेस ऑफ सेफ्टी इज स्ट्रिक्टली नॉट एन एडल्ट जेल। द जुरिसडिक्शन ऑफ द जेजेबी डज नॉट इवेपोरेट ऑन द 18th बर्थडे। ओके, सिंपल सी बात है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में वो कभी भी जेल नहीं आएगा जस्ट बिकॉज अब वो इंक्वायरी के दौरान, ठीक है आप प्रोसीजर एज अ चाइल्ड कर रहे हैं, बट वो फिर भी एडल्ट जेल में उसको नहीं रखेंगे क्योंकि वो 18 ईयर्स ऑफ एज में नहीं आएगा, वो टोटल टाइम प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही रहेगा। फिर मूविंग ऑन विद सेक्शन 6, सेक्शन 6 की बात, उसी से रिलेटेड वही बात हम पहले कर रहे हैं कि एक पर्सन ने, जो एक जुवेनाइल था, उसने क्राइम कमिट किया 8, उस टाइम पे डेट ऑफ ऑफेंस पे उसकी एज क्या थी? इट शुड बी स्ट्रिक्टली बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो और पुलिस ने उसको बाद में पकड़ा है, पहले क्या हुआ कि उसने अप्रीहेंड कर लिया है, वो इंक्वायरी के दौरान 18 का हुआ है। इसमें क्या हुआ है, उसने क्राइम कर दिया है, उसको पकड़ने में जितना टाइम लगा, वो कहीं छुप गया था या फिर वो ना इस तरीके से सिचुएशन हुई कि जब वो पकड़ा गया तब वो एज ऑफ उसके अप्रीहेंशन पे उसकी डेट क्या थी? 18 और ओल्डर। तो भी क्या होगा? He shall be treated as a child. During the inquiry, the JJ Act 2015 fully applies, ignoring current adult status because the date of offense is the sole determining factor for jurisdiction. इसलिए मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी कि जो हमने पहले बात करी थी कि जो एज है, किस दिन और जिस दिन डेट ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम है, उसकी एज क्या है वो मैटर करती है सोलली इस, जब भी हम ना यहाँ पे एप्रीहेंशन की बात करते हैं। फिर मूविंग ऑन विद सेक्शन 7, सेक्शन 7 बात करता है हमारे प्रोसीजर की, बोर्ड के, और वो प्रोसीडिंग कैसा होना चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ अ सीसीएल विद एन एडल्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये आगे भी एक सेक्शन में आएगा कि मान लीजिए एक क्राइम कमिट हुआ है, उसमें 2 तरह के क्रिमिनल थे, एक आपके सीसीएल है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और दूसरा आपके एडल्ट है। तो कभी भी ये प्रोसीडिंग्स जॉइंट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी हमारी, ये सेपरेट हमारी प्रोसीडिंग्स ही चलेंगी। ओके, तो इसमें क्या बात करता है? तो एक बात तो कर ली कि हमने सेक्शन 7 के अंदर क्या बोला है कि जो एनवायरनमेंट है प्रोसीडिंग का वो क्या होना चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरी बात, डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है उनका जो डिसीजन होगा वो चलेगा। द टाई ब्रेकर के, तो यहाँ पे वही टाई ब्रेकर वाली बात, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड नो मेजॉरिटी, द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रिवेल्स। द बोर्ड कैन फंक्शन इफ अ मेंबर इज एब्सेंट। अगर कोई मेंबर एब्सेंट भी होता है तो भी बोर्ड फंक्शन कर सकता है, बट फाइनल डिस्पोजिशन के टाइम पे एटलीस्ट 2 मेंबर्स इंक्लूडिंग द पीएम प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रेजेंट होने चाहिए। हमने देख लिया 3 मेंबर्स हैं जो कि मिनिमम रिक्वायर है हमारी जो जेजे बोर्ड है, और ज्यादा मेंबर्स का भी प्रोविजन है उसके अंदर, आप देखेंगे डीपली। बट मेनली क्या बात है कि जब आपका बोर्ड फंक्शन कर रहा है तब तो कोई मेंबर एब्सेंट हो सकता है, बट जब फाइनल डिस्पोजिशन की बात आती है, जब फाइनल डिसीजन दे रहा है बोर्ड, उस टाइम पे आपके मिनिमम 2 मेंबर्स, कौन कौन? एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और एक दूसरा, कोई भी एक जो दूसरा सोशल हमारे एक्सपर्ट है, वो 2 मेंबर्स होने ही चाहिए। फिर सेक्शन 8 बात करता है हमारे जेजेबी की पावर्स एंड फंक्शंस की। तो क्या क्या है? एडजुडिकेट एंड डिस्पोज ऑफ केसेस ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड, फ्री लीगल एड के प्रोवाइड करना चाहिए, एक इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर। ऐसी कोई सिचुएशन है कि बच्चा आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करना भी जरूरी है।
direct probation officer to submit social investigation report within 15 days. इंक्लूड एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन। सबसे पहली बात तो एक तो ये होता है कि जब भी जेजेबी के अंदर कोई पर्सन आता है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। उसके अलावा किसको इन्फॉर्म, एक जो हमारे प्रोबेशन ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दी जाती है कि आप एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करें विद इन 15 डेज। उसके अलावा इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन, उसका जो ना इंडिविजुअल प्लान है वो क्या है वो सबमिट करना बहुत जरूरी है। फिर when a CCL is in need of care and protection, transfer to child welfare committee। और अगर ऐसी कोई जरूरत लगती है कि जो CCL हमारा जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो हमारा CNCP भी है, वो अनाथ है या ऐसी कोई सिचुएशन है भाई आप पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में उसको किसके अंडर प्रोटेक्शन में भेजा जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के अंदर। तो एक बात तो समझ में आ गई हमें कि चाइल्ड, ये दोनों चीज जो हमने दो पोर्शन पढ़े थे कि इस एक्ट के दो पोर्शन क्या है, CCL चाइल्ड इन केयर ऑफ, CNCP चाइल्ड इन केयर ऑफ नीड एंड प्रोटेक्शन, एंड दूसरी बात चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये दोनों चीज जो है ये एक साइड कोइंसाइड भी कर सकती है। किस कंडीशन में, कि अगर जो बच्चा जिसने जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिसने क्राइम किया है, अगर वो CNCP भी है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों सिचुएशन कोइंसाइड भी कर सकती। तो उस टाइम पे हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात हमने की थी वो उसका इंक्लूजन होता है, वो उस टाइम पे प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन में बच्चे को लेती है। तो पहली बात हमारे लीगल साइड हमने बात कर ली है कि लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, उसको ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाए, और उसको ये मेक श्योर करेगा कि वो जो भी हमारे राइट्स ऑफ चाइल्ड हैं, जो हमारे चिल्ड्रंस राइट्स दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सब उनको प्रोवाइड किए जाए, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए, और जो 15 डेज वाली बात है रिपोर्ट की, SIR वो सबमिट किया जाए, सारे मैटर्स को डिस्पोज किया जाए और इंक्वायर किया जाए कि फिट, और उसके लिए अब ये जो यहाँ पे सबमिट कर दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा, और उसके बाद फाइनल जजमेंट होगा जिसके अंदर रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड होगा। ये पता करा जाएगा कि ना उसके रिलेटेड फिट पर्सन कौन है। फिट पर्सन की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी। और इस इंस्टीट्यूशन में फिर इंस्पेक्शन भी होगा, उसको जैसे ही CWC में ले लिया विद इन 1 मंथ इंस्पेक्शन भी होगा, और फिर उसके बाद पुलिस को ना FIR फाइल करने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। इंस्पेक्ट जेल्स का भी इंस्पेक्शन दे रखा है। ये सारी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द JJB के अंदर दे रखा है कि उनको जेल्स के अंदर इंस्पेक्शन करना जरूरी है कि क्या कोई ऐसा कोई मेंबर तो नहीं है जो जुवेनाइल है और वो वहां जेल के अंदर है। इस तरह की हमारे फंक्शंस हमारे JJB के दे रखे हैं। Conduct at least 1 monthly inspection of residential facilities. Conduct regular inspection of jails meant for adults to ensure no child is locked up in such jails. Order police to register FIR for offences committed against child in conflict with law. इस तरह के अगर मान लीजिए कि आपके कोई ना चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है और उसके साथ कोई क्राइम कमिट हो जाता है जेल में, आपने अक्सर कई जगह मूवीज में या कई आपने ना, अगर आप अभी भी एडवोकेट हैं कुछ, आपने कहीं पे देखा होगा कि उनके साथ भी जो ना प्लेस ऑफ सेफ्टी है वहां पे उनके संग चाइल्ड अब्यूज हो जाता है, इस तरह के मैटर्स भी आते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है कि उनके साथ कोई क्राइम ऑफेंस कमिट होता है, कमिटेड अगेंस्ट चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है टू रजिस्टर FIR फॉर ऑफेंसेस। ओके, सेक्शन 9 बात करता है नॉन एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट की। बट आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन है कि जिसको इस एक्ट के अंदर पावर्स नहीं है, तो उसकी क्या पावर्स है? अ पर्सन अपीयरिंग टू बी अ चाइल्ड इज ब्रॉट बिफोर अ रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट। तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड अंडर JJ एक्ट, जो हमारे JJ एक्ट के मैटर्स को डील नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा केस आया है जिसमें कोई जुवेनाइल का मैटर आ गया है, तो वो क्या करेगा? ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? मजिस्ट्रेट मस्ट इमीडिएटली रिकॉर्ड देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द पर्सन्स एज। मजिस्ट्रेट मस्ट फॉरवर्ड द पर्सन अलॉन्ग विद ऑल केस रिकॉर्ड्स टू द एप्रोप्रिएट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैविंग जुरिसडिक्शन विदाउट डिले। आई बात समझ में? क्या बात बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है
जो जुवेनाइल जस्टिस जो जेजे एक्ट है उसका कोई मैटर डील नहीं करता है। ऐसा कोई मैटर उसके सामने आ जाता है कि जिसमें जो ऑफेंडर है उसकी एज 18 ईयर्स ऑफ कम की है ना एज पता चलती है। सबसे बड़ी बात ये हम आगे उस टाइम पे भी पढ़ेंगे कि एक तो कभी भी जो प्रोसिक्यूशन है जो क्योंकि आप एपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी भी स्टेज पे ये बता सकती है कि ऑफेंडर जो है जो आपका पर्सन है वो जुवेनाइल है। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आप ट्रायल से पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी ट्रायल नहीं है। अगर किसी भी स्टेज में मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि जो ऑफेंडर है जो पर्सन है वो कौन है, 18 ईयर्स ऑफ एज है, जो जुवेनाइल है, तो ऐसी कंडीशन में वो तुरंत सारा जो रिकॉर्ड है केस फाइल का वो पूरा रिकॉर्ड के साथ जो भी उसका नियर बाय एप्रोप्रिएट जो है ना वहां पे जेजेबी है उसको हैविंग जुरिसडिक्शन जिसके पास उसका जुरिसडिक्शन होगा उसको विदाउट डिले उसको फॉरवर्ड कर देगा। फिर जुरिसडिक्शन चेक एंड unempowered magistrate has zero authority to adjudicate or grant bail to the CCL. Their sole statutory duty is to forward the child to the JJB. वो मन से बेल नहीं दे सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई रिव्यू वगैरह कुछ भी पावर उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही है, उनको फॉरवर्ड करना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, अप्रोप्रिएट JJB को। ओके, फिर सेक्शन 10 जो बात करता है यह हमारे 24 आवर्स एप्रीहेंशन की बात करता है कि कोई पर्सन है जिसने कोई अलीज्ड CCL को पकड़ा है तो उसको उसके पास उसकी इमीडिएट उसको कस्टडी कहां पे 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है एप्रीहेंडेड CCL शैल इमीडिएटली बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ SGPU और द डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और SGPU shall produce CCL before the JJB within 24 hours of apprehension without journey time। जो है वो तुरंत जो हमारे SGPU हैं वो तुरंत क्या करेंगे, shall produce CCL before the JJB within 24 hours। अब जो है अब बात करें तो ये हमारे SGPU कौन है, इसका प्रोवाइजर जो दे रखा है सेक्शन 10(1) का वो कहता है कि इन नो केस अ CCL शैल बी प्लेस्ड इन पुलिस लॉकअप और लॉज्ड इन अ जेल। किसी भी कंडीशन में, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, किसी भी कंडीशन में एक चाइल्ड का माइंड को प्रिजर्व रखना बहुत जरूरी है। सेक्ट के अंदर बार बार हम यही बात कर रहे हैं। तो किसी भी कंडीशन में उसको एज अ एडल्ट की तरह ट्रीट करके कभी भी, चाहे आपको थोड़ी देर के लिए ले जाना है कि 24 आवर्स के अंदर उसको लेके जाना है JJB के सामने, बट किसी भी कंडीशन में आप उसको पुलिस लॉकअप के अंदर नहीं लेके जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में तो सेक्शन 10 तक हम बात कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि इसमें जो बात है हमने क्या क्या बात करी है कि पहली बार 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना जो मैम उसके सामने CCL को JJB के सामने पेश करना जरूरी है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर JJ क्या है, ऑफेंस करने वाला कौन है, 18 साल से कम का होना चाहिए। और उसके बाद 3 and 7 years ये जो है ये हमारे जो पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर्स की, जो हमने अभी तक 10 सेक्शंस पढ़े हैं उनमें क्या क्या नंबर हमारे सामने आए। 24 आवर्स में सेक्शन 10 की बात में हमने बात करी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट नहीं JJB के सामने है ना पेश करना जरूरी है। फिर 18 ईयर से कम का बच्चा होना चाहिए। 3 और 7 ये जो है पेटी ऑफेंस और हमारी सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस, इसके अंदर क्या है 0 to 3 years, 7 to फिर उसके बाद में 3 to 7 years और 7 years एंड अबव ये हमारी पनिशमेंट दे रखी है। 15 डेज का क्या बात करी थी, कहां पे बात करी थी हमने, SIR की बात करी थी, SIR की बात करी थी सेक्शन 8 के अंदर। फिर एक औरत होनी चाहिए SGPU who hold the child post apprehension, सेक्शन 10 में हमने बात करी थी पोस्ट एप्रीहेंशन के टाइम पे कि उस सिर्फ एक जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है वो ही या फिर जो हमारा SGPU है वो ही उसको एप्रीहेंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की बात करी थी सेक्शन 7 के अंदर, टाई ब्रेकर वही होते हैं। ओके, फिर मूविंग ऑन विद सेक्शन 11। सेक्शन 11 और 12 की बात हम एक साथ करेंगे कि ड्यूटी ऑफ पर्सन इन इंचार्ज, जो अभी हमने बात करी थी कि जो उसकी क्या ड्यूटी है, कस्टडी मैनेजमेंट की ड्यूटी है, एब्सोल्यूट राइट टू अ बेल। कोई भी एक जो पर्सन है जो भी हमारा जुवेनाइल है, सेक्शन 12 में हम पढ़ेंगे कि जो
बेल के लिए हमेशा बेल इज ऑलवेज अ राइट, द एब्सोल्यूट राइट, द कस्टडी मैनेजमेंट एंड द प्रिजम्पशन ऑफ रिलीज। सेक्शन 11 में हम बात करते हैं कि एनी पर्सन टेकिंग चार्ज ऑफ सीसीएल मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ दे आर द चाइल्ड्स पेरेंट। जिसने एप्रीहेंड किया है, जब तक कि वो बच्चा जेजेबी के सामने पेश नहीं किया जाता, उसकी क्या ड्यूटी बनती है, प्रोटेक्शन की। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे का उसी तरीके से ध्यान रखेगा एज इफ दे आर द चाइल्ड्स पेरेंट, जैसे कि वो उस बच्चे का पेरेंट हो, इस तरीके से उसकी केयर करनी है। जस्ट बिकॉज उसने क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, उसको आप उसको गलत तरीके से उसका संग व्यवहार नहीं करेंगे, उसके संग प्यार से ही आपको पेश आना है। और ये ऑब्लिगेशन है, फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड्स मेंटेनेंस व्हाइल द ऑर्डर इज इन फोर्स। ओके, if the CCL cannot fulfill bail conditions within 7 days, the JJB must modify the conditions। तो ये हमारी, आपको इस बात पे फोकस रखना है कि अब हम जो सेक्शन 12 में बात करने वाले हैं कि चाइल्ड को एप्रीहेंड किया गया, चाहे वो बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, इट डज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता है कि उसको आप बेल ग्रांट नहीं करेंगे, उसको बेल ग्रांट करना उसका राइट है। किस कंडीशन में? हमारी 3 कंडीशन दे रखी है कि ओनली उसी कंडीशन में आप एक जुवेनाइल को बेल जो है डिनाई कर सकते हैं। किस किस बेस में? कि जो ब्रिंग्स चाइल्ड इनटू एसोसिएशन विद नोन क्रिमिनल्स, कि अगर बच्चे को है ना आपने बेल दे दी है तो वापस वो ऐसे क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, इन एसोसिएशन विद नोन क्रिमिनल्स। ऐसा कोई बच्चा मिला है? exposes child to moral, physical और psychological danger। तीसरी बात, defeats the end of justice। अगर इस तरह की इन तीनों में से कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर बेल ग्रांट हुई तो इन तीनों में से कोई कंडीशन हो जाएगी, तो ओनली उसी कंडीशन में आप बच्चे को बेल ग्रांट करने से मना कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे को, जुवेनाइल को बेल ग्रांट करना जरूरी है, उसका राइट है ये। ओके, और अगर उसकी, आप सभी को पता है कि जब भी बेल ग्रांट होती है उसकी सर्टेन कंडीशंस होती है, तो अगर उन 7 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाता है तो क्या होगा? बेल डिनाई नहीं होगी, जेजेबी को अपनी कंडीशंस ही चेंज करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 7 डेज के अंदर अगर ऐसा कोई कंडीशन होती है तो जेजेबी मस्ट मॉडिफाई द कंडीशंस। अगर बच्चे को किसी भी रीजन से, हमने पढ़ा कि इन 3 कंडीशन में बेल बच्चे को डिनाई की जाती है। कोई भी कंडीशन में अगर बच्चे को बेल डिनाई की जाती है, इफ डिनाइड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बच्चे को कहाँ रखा जाएगा? ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। फिर वही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि तो भी आप बच्चे को जेल या लॉकअप में नहीं रखेंगे। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमने एसडीपीओ, कौन है ये? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। ये जो है इनकी जो है वो क्या क्या है? मैंडेटरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है सेक्शन 13 बात करता है कि उनकी क्या क्या ड्यूटी है। भाई एप्रीहेंड करा है उन्होंने, किन्होंने एप्रीहेंड किया है? हमने बात करी थी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ने एप्रीहेंड किया है, या फिर कौन है वो? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। तो इन्होंने बच्चे को पकड़ा है, तो उनकी क्या क्या कंडीशन है? मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे बाद में बताऊंगी। पेरेंट को कंफर्म करना एज सून एज पॉसिबल, पर्पस इन्फॉर्म देम फॉर द एप्रीहेंशन एंड डायरेक्ट देम टू द जेजेबी। उनको बताना जरूरी है कि आपके बच्चे को इस तरीके से एप्रीहेंड किया गया है, पकड़ा गया है, और उनको जेजेबी के अंदर की है ना, आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उनके पास लेके गया है, वो उनका ऑफिस कहाँ है, ये सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को या गार्जियन को देना जरूरी है। फिर बोर्ड की, और फिर बोर्ड को क्या इन्फॉर्म करना है? अपॉन बेल पर्पस, इफ अ चाइल्ड इज रिलीज्ड ऑन बेल बाय द पुलिस, द बोर्ड मस्ट बी इन्फॉर्म द पीओ। ऐसी कंडीशन में अपॉन बेल, इफ अ चाइल्ड, बच्चे को अगर रिलीज कर देता है बेल पे, तो पुलिस, द बोर्ड क्या बताएगा? मस्ट इन्फॉर्म द पीओ। प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर उस बच्चे को जेल में भेज दिया, नहीं सॉरी, बच्चे को अगर बेल दे दी गई है तो उस कंडीशन में प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। प्रोबेशन ऑफिसर के जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, इमीडिएटली अपॉन एप्रीहेंशन ट्रिगर द प्रिपरेशन ऑफ द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अगर तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बच्चे को जो एसआईआर रिपोर्ट हमको बनाने को बोली गई है वो बनानी जरूरी है। फिर और ये कौन करेगा उसको बताने के लिए? इसका ये सारे फंक्शंस किसके दे रखे हैं? हमारे ओनली चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के।
द प्रोबेशन ऑफिसर मस्ट सबमिट, वही 15 डेज वाली बात हमने जो पहले कर ली है कि है ना SIR रिपोर्ट देनी जरूरी है। फिर अब हम बात करते हैं इंक्वायरी के। एप्रीहेंशन हो गया है, अब क्या होगा, इंक्वायरी होगी। तो इंक्वायरी का जो हमें टाइम दे रखा है कि सेक्शन 14 बात करता है कि आपको इंक्वायरी में जो है वो 4 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट करनी जरूरी है। 4 मंथ्स के अंदर स्टैंडर्ड डेडलाइन टू कंप्लीट द इंक्वायरी। कुछ कंडीशन होंगी तो ही आपकी 2 मंथ एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो आपको जो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं पेटी ऑफेंसेस की कंडीशन में तो 4 मंथ्स तक आपको सबमिट करनी जरूरी है, और अगर नहीं करी गई है तो आपको 4+2 मंथ्स की बात की जाती है कि प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट ऑटोमेटिकली इफ नॉट कंप्लीटेड विद इन 4+2 मंथ्स। 2 मंथ्स जो हमारे एक्सटेंड किए गए हैं वो स्पेशल कंडीशंस में ही एक्सटेंड किए जाते हैं। पहली बार जब बच्चे, और ये मंथ कब से चालू होता है, फर्स्ट प्रोडक्शन बिफोर जेजेबी के सामने जब ना पहली बार बच्चे को लाया गया, 24 घंटे के अंदर अंदर ले आए, तो उससे 4 महीने के अंदर अंदर तीसरे मंथ में क्या है, डेडलाइन फॉर प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन हीनियस क्राइम्स। सेक्शन 15 बात करता है, हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर जो सेक्शन 15 में हम पढ़ेंगे तो ये मैं आपको एक तरीके से डेडलाइन बता रही हूँ। तो 4 मंथ्स की तो डेडलाइन किस चीज की है, पूरे प्रोसेस की इंक्वायरी की कंप्लीट करने की। 3 मंथ्स की डेडलाइन किस लिए है, आपको एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट देना है इन हीनियस क्राइम्स। जब हीनियस क्राइम्स की कंडीशन हो उस कंडीशन में आपको एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट बना के देना है। और 4 मंथ स्टैंडर्ड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की इंक्वायरी का पीरियड होता है। फिर पेटी ऑफेंसेस आर ट्राइड बाय समरी ट्रायल और सीरियस ऑफेंसेस आर ट्राइड बाय समन ट्रायल। ओके, पेटी ऑफेंसेस में प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट ऑटोमेटिकली। अगर 6 महीने के अंदर अंदर प्रोसीडिंग नहीं की गई और पेटी ऑफेंस की बात थी तो प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। और अगर बात हम सीरियस या हीनियस ऑफेंस की कर रहे हैं, रिक्वायर्स फर्दर एक्सटेंशन ग्रांटेड ओनली बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। भाई 6 महीने बीत गए हैं, 4+2 मंथ्स बीत चुके हैं और फिर भी आपकी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती है सीरियस और हीनियस ऑफेंस की कंडीशन में, ऐसे में ओनली टाइम एक्सटेंड किया जाता है ओनली ऑन द ग्रांटेड ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ CJM या CMM। सेक्शन 15 जो बात करता है हमारे 16+ जो ये जो हमने पहले ही पढ़ा था, जो हमने हीनियस ऑफेंसेस की बात करी थी। तो हीनियस ऑफेंसेस में जो हम बात कर रहे हैं 15 में जो हमने बात करी कि हमको प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात, तो ये किन पे डील किया जाता है, ओनली जो 16+ एज से ज्यादा के लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको 15 में बात की गई है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना जरूरी है। उस कंडीशन में अगर ऐसे बोला कि ये 16 इयर्स ऑफ एज से बड़ा बच्चा है और इसकी मानसिकता ऐसी है कि इसको ही शुड बी ट्रीटेड एज एडल्ट, ये जो है ये स्पेशली काम करा था हमारे निर्भया के टाइम पे। ओके, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है हमारी, दोनों ही कंडीशन मीट होनी बिल्कुल जरूरी है। दोनों में से एक भी हुई तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ओनली तभी बात करेंगे जब सेक्शन 15 की, जब वो 16 साल से ऊपर कंप्लीट हो चुका है अब ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस, और उसने जो क्राइम किया है अलीज टू हैव कमिटेड अ हीनियस ऑफेंस, जिसकी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट क्या है, 7+ ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। तो ये दोनों ही कंडीशन जब मीट करती है तो उस कंडीशन में हमारा एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट हम करते हैं। और वो असेसमेंट क्या है, हम 3 बातों पे बात करते हैं। पहली बात, मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी। डिड द चाइल्ड हैव द कैपेसिटी टू कमिट अ क्राइम, क्या उस बच्चे की कैपेसिटी थी वो क्राइम करने की। डिड द चाइल्ड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट, वो क्राइम जो उसने किया है उसका कॉन्सिक्वेंस समझने की उसकी जो उसकी मेंटल कैपेसिटी थी। और तीसरी बात, व्हाट वर द स्पेसिफिक कंडीशंस अंडर व्हिच द ऑफेंस अकर्ड, उस एक बच्चा है उसने हीनियस क्राइम किया है तो ऐसी क्या कंडीशंस हो गई थी कि उसने वो क्राइम करना पड़ा, उसकी क्या वो उसकी मानसिकता थी, क्या वो उसका नेचर समझ सकता था कि अगर मैं ये क्राइम कर रहा हूं तो उसका क्या परिणाम होगा। ये जो है इसका एक असेसमेंट करना बिल्कुल जरूरी है। Crucial distinction, a preliminary assessment is not a trial, it is a capacity test
वरुण चंद्रा ठाकुर वर्सेस मास्टर भोला वर्सेस और ये जो शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली था, इसके अंदर ये जो दो लैंडमार्क केसेस थे जिसके अंदर ये बात करी थी। देखिए कौन कौन से दो केस हैं? वरुण चंद्रा ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू एंड शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये दो केस थे जिनके अंदर हम ये बात करते हैं। सेक्शन 16 हमारी बात करता है कि अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग रह रही है, उसके बाद भी जो हमने पहले बात करी कि हमने जो लास्ट में बात करी कि 6 महीने बीत गए हैं और फिर भी जो अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग रह रही है तो ऐसी कंडीशन में एक रिव्यू किया जाता है। हमने बताया था कि ऐसी कंडीशन में वो ग्रांट कौन करेगा? सिर्फ सीजेएम और सीएमएम। तो वो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि पहला एक लोकल क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा, इंश्योरिंग स्पीडी जस्टिस थ्रू हाई लेवल स्टैट्यूटरी ओवरसाइट। तो कि ना फिर भी कि वो उन पे, क्योंकि ये है उस बच्चे को इन चीजों से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी इन मैटर्स को खत्म करना जरूरी है, स्पेशली अगर वो इनोसेंट है तो इसलिए स्पीडी ट्रायल बिल्कुल जरूरी है। तो सेक्शन 16 वहां पे काम करता है। पहले क्या होता है, कौन कौन अथॉरिटी? हमारे सीजेएम या जो सीएमएम है, वंस एवरी 3 months review pendency and direct the board to increase the sitting frequency if cases are pending over 6 months। अगर 6 months से ज्यादा फिर भी पेंडिंग है तो हर 3 महीने बाद वो एक रिव्यू लेंगे। किसका? बोर्ड का। तो इनकी फ्रीक्वेंसी, आपकी जो सिटिंग फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाओ और ये मैटर्स जल्दी से जल्दी फाइनल करो। और जो टायर सेकंड है वो स्टेट लेवल हाई लेवल की बात करता है कि वो अगर ये मैटर्स फिर भी कोई मैटर ऐसा सीरियस मैटर हो गया है कि वो तब भी डील नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, एक हाई लेवल कमिटी बैठाई जाती है और उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, होम सेक्रेटरी। तीसरी बात, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन। और उनका एक्शन क्या होगा? रिव्यू केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 6 months, असेसेस ड्यूरेशन, नेचर एंड रीजंस फॉर डिले। 2 टायर की बात कर रहे हैं हम, लोकल क्वार्टरली जिसकी अथॉरिटी कौन है? सीजेएम या सीएमएम। और फिर भी आपके अगर उसके बाद भी अगर 3-6 महीने तक आपकी इंक्वायरी नहीं खत्म हो रही है तो फिर हम एक हाई लेवल कमिटी बैठानी पड़ती है जिसके मेंबर्स की हमने बात कर ली। 3 तरह के मेंबर्स हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो कि कौन होंगे? आपके स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगे। फिर दूसरा होम सेक्रेटरी होंगे और तीसरा एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनको मैटर को डील करने की रिव्यू करना जरूरी होगा। फिर 2021 में एक अमेंडमेंट किया था कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम इज नाउ आल्सो एम्पावर्ड टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द पेंडेंसी ऑफ एन क्वार्टरली बेसिस। जो डीएम है उसको भी पावर दी गई थी, ये जो आपके सीजीएम और सीएमएम के अलावा, कि क्या करने के लिए कि अगर ऐसी कोई पेंडिंग रह रही है तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन पता कीजिए। सेक्शन 17 बात करता है उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो बच्चा जो आपने जिसको एप्रीहेंड किया है वो सीसीएल नहीं है, व्हेन चाइल्ड इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब अगर जेजेबी कंक्लूड करता है वाया इंक्वायरी दैट द चाइल्ड डिड नॉट कमिट द अलीज्ड ऑफेंस, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2 चीज होगी। 2 चीज क्या होगी? पहली बात, चाइल्ड को सेफ सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट दिया जाए और उसको ऑर्डर दिया जाता है, द बोर्ड पासेस अ सिंपल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ द मैटर एंड अलाउइंग द चाइल्ड टू रिटर्न होम। और दूसरी बात, अगर बच्चे का होम नहीं है, वो सीएनसीपी की कंडीशन में है, वल्नरेबल है, चाइल्ड इज एक्सॉजरेटेड बट इज फाउंड टू बी अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में होमलेस है, अब्यूज है, अबेंडेंड है, तो ऑर्डर दिया जाता है कि वो सीडब्ल्यूसी के अंदर चाइल्ड को ट्रांसफर किया जाए। चाइल्ड इसी तरीके से चाइल्ड कैन साइमल्टेनियसली बी अ सीसीएल एंड सीएनसीपी। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि सीसीएल और सीएनसीपी एक साथ एक बच्चा हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि बच्चा सीसीएल है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में अगर पता चलता है 2 ही बात होगी, या तो उसके पेरेंट्स होंगे, वो उसके खुद का घर होगा, एक वेल एस्टेब्लिश बच्चा होगा तो घर भेज दिया जाएगा, और अगर नहीं होगा, वो सीएनसीपी की कंडीशन में आता है तो उसको सीडब्ल्यूसी के पास भेज दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर सेक्शन 18 बात करता है हमारी व्हेन चाइल्ड इज, अब पहली बात तो हमने कर ली कि वो जब वो ना सीसीएल नहीं है, अब सीसीएल है
तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या है, रिहैबिलिटेटिव की बात की जा रही है यहाँ पे, डिस्पोजिशन कि आपने इंक्वायरी भी कर ली, उससे पहले अप्रीहेंशन भी कर लिया, तो उससे पहले क्या होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन की जो मैटर है आपको डिस्पोज करना है 3 इयर्स के अंदर अंदर डिस्पोज करना जरूरी है। तो अब ये एडमोनिशन पहली बात हम करते हैं कि रिलीज आफ्टर एडवाइस काउंसलिंग टू चाइल्ड एंड पेरेंट। बच्चे को आप एडवाइस करो, काउंसलिंग करो, हाँ भाई आपने देख लिया कि बच्चे ने गलती करी है, कुछ पैटी ऑफेंसेस की कंडीशन है, तो आपने देखा था बच्चे को कितने टाइम तक रख सकते हो, 3 साल तक। तो उस 3 साल में होगा क्या, उस बच्चे को रिलीज कर दिया जाएगा। भाई हमने देखा 0 to 3 इयर्स है, तो कुछ मंथ्स के लिए भी तो रख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है साल तक रखो। तो ऐसे कंडीशन में कुछ टाइम रखते हैं, बच्चे को फाउंड गिल्टी तो पाया गया, बट क्या करेंगे, बच्चे को रिलीज कर दिया जाएगा आफ्टर एडवाइस काउंसलिंग टू चाइल्ड एंड पेरेंट्स। बट पेरेंट्स को समझाएंगे, चाइल्ड को समझाएंगे और उनको रिलीज कर देंगे, या फिर ग्रुप काउंसलिंग होगी। बच्चे को उसमें कंपल्सरी मैंडेटरी पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। ये जो है आपने ऐसे देखे होंगे कि पुणे वाला जो केस हुआ था, बच्चे ने ड्राइव कर रहा था ना, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उसने कार चला रहा था और उसने एक एक्सीडेंट कर दिया था। तो इस तरह के अगर कोई केस है कि बच्चा फैमिली है ना, बच्चा मिसयूज करता है, वो है ना कार चला रहा था उसने, या ड्रिंक कर ली उसने, कोई इंटॉक्सिकेशन में पाया गया किसी भी तरीके के, इस तरीके की अगर उसको गलत लत लग गई है या कोई और उसने मिसबिहेव किया है, ऐसी कोई कंडीशन हुई है, तो पहली बात तो क्या करेंगे, उसको काउंसलिंग की जाती है, ग्रुप काउंसलिंग की जाती है, इंस्टीट्यूशनल सुपरविजन के अंदर उसको रखा जाता है, फिर पेड बाय चाइल्ड और पेरेंट, नो लेबर लॉ वायलेशंस। जो फाइन जो आपको दिया जाता है या फिर उसको फाइन भरने को दिया जाता है, तो फाइन जो है वो चाइल्ड या पेरेंट देंगे। ये नहीं बोला जाएगा नो लेबर लॉ वायलेशन, कोई लेबर लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए, चाइल्ड या पेरेंट जो है वो फाइन देंगे। प्रोबेशन, रिलीज टू पेरेंट्स, गार्जियन और फिट पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, प्रोबेशन के ऊपर उस बच्चे को भेज देंगे। स्पेशल होम, सेंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। स्पेशल होम में बच्चे को रखा जाता है कि जहाँ पे उसके लिए एजुकेशन की सर्विसेज दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, वहां पे बच्चा रहता है जहाँ पे। फिर जो सेक्शन 15 का एक्सेप्शन क्या है, इफ द प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिवील्स द चाइल्ड, इसका एक्सेप्शन बात जो कर रहा है 18 का, वो कौन कर रहा है, हमने जो सेक्शन 15 में बात करी थी कि जो हमने प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात करी थी कि उसमें अगर ये रिवील होता है कि बच्चा 16 ईयर्स से अबव है, शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट, द जेजेबी ऑर्डर्स द ट्रांसफर ऑफ द केस टू द चिल्ड्रन कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने बात की थी कि हीनियस ऑफेंस की बात है सेक्शन, और बच्चा जो है वो 16 साल से ऊपर है, तो ऐसे में मैटर कौन डील करता है, जेजेबी नहीं करता है, कौन डील करता है, चिल्ड्रंस कोर्ट करता है। तो वो हम बात कर रहे हैं कि ये हमने बात करी, ये सब कहाँ होता है, जेजेबी जो है ये सब ऑर्डर्स देता है कि बच्चे को फाइन भरना है, क्या करना है, उसको इंस्टीट्यूशनल सुपरविजन में रखना है, ग्रुप काउंसलिंग करनी है उसके क्राइम के ऑफेंस के अकॉर्डिंग। बट अगर बच्चा, ये जो एक्सेप्शन हम बात कर रहे हैं 15 का, कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट में ये बात की जाती है कि बच्चा तो इस तरह का है ही नहीं कि समझाने के उसमें नहीं आने वाला, ये तो गलत डायरेक्शन में जा चुका है ऑलरेडी, उसने हीनियस क्राइम किया है, इस तरह की उसकी मानसिकता है, तो ऐसे में चिल्ड्रन कोर्ट के पास बच्चा चला जाता है और फिर ये सब उसके प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। द बोर्ड कैन मैंडेट स्कूल अटेंडेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग, डी एडिक्शन प्रोग्राम्स और प्रोहिबिटेड विजिटिंग स्पेसिफिक प्लेसेस। ये जो है इस तरीके के सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स भी कोर्ट दे सकता है। ओके, सेक्शन 19 बात करता है पावर्स ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट की, हमने जेजेबी की तो हमने देख लिया। अब जो चिल्ड्रंस कोर्ट की क्या पावर्स है वो बात करता है हमारे सेक्शन 19 की, वही हमने बात कर 16 से 18 साल के बच्चों की डील करता है। इंडिपेंडेंट असेसमेंट, जो चिल्ड्रन कोर्ट है, अब बच्चा चिल्ड्रन कोर्ट के पास तो आ गया, बट वो जो है वो ब्लाइंडली जेजेबी ने असेसमेंट दिया है उस पर डील नहीं करता। पहली बात जो है वो क्या करता है, इट कंडक्ट्स इट्स ओन इवेल्युएशन, वो खुद का एक अपना इवेल्युएशन करता है टू डिसाइड इफ द चाइल्ड शुड बी एक्चुअली बी ट्राइड एज एन एडल्ट और नॉट। जो हमारी जो प्रिलिमिनरी है, छोटी सी असेसमेंट है, तो उसके बेस पे, सिर्फ उसके बेस पे एक्ट नहीं करता है, उसको फिर से अपना असेसमेंट करना जरूरी है कि बच्चे को डील करना है या नहीं करना है एज एन एडल्ट। फिर ये कर लिया, उसके बाद दो बात होगी, या तो बच्चे को वो बोलेगा कि हाँ ये रिपोर्ट सही है, बच्चे को एडल्ट की ट्राई करो, नहीं तो बच्चे को वापस जेजेबी के पास भेज देगा,
कोर्ट कंडक्ट्स द ट्रायल अंडर रेगुलर सीआरपीसी प्रोविजन सब्जेक्ट टू द सेक्शन 21 प्रोटेक्शंस। आगे हम बात करेंगे कि जो है ना बच्चे को डिटेंशन और जो हम आगे की जो प्रोविजंस हैं वो उसमें बच्चे को ट्राई एडल्ट की तरह किया जाता है, बट फिर भी उसको फिर भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, उसको सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं जो उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो कोर्ट उसको कंडक्ट करेगा ट्रायल अंडर रेगुलर सीआरपीसी प्रोविजंस। या फिर बच्चे को अगर उनको लगेगा कि बच्चा एडल्ट की तरह ट्रीट करने के लायक नहीं है, नहीं वो उसके पास ऑप्शन है अभी भी, उसके में है अभी गुंजाइश बच्चे में, तो कोर्ट कंडक्ट्स एन इंक्वायरी एज इफ इट वर अ जेजेबी एंड पासेस रिहैबिलिटेटिव ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 80। वो जेजेबी की तरह ही डील करेगी मैटर को, और ना रिहैबिलिटेटिव जो हमने पहले पढ़ी है सेक्शन पिछले वाले सेक्शन में, ये वाली इस तरह की कोई अपने ऑर्डर देगी। The children's court must ensure a periodic follow-up report every year by the probation officer to evaluate the child's progress। और फिर उसके बाद जो भी वो मैंडेट देती है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, चाहे वो ट्राई एज एडल्ट करेगी, बच्चे को तो कहीं रखना है, हमको प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही रखना है अंटिल एज ऑफ 21। जस्ट बिकॉज वो एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसको लॉकअप में नहीं रखना है। ये बात मैं बार बार आपसे हर कुछ देर बाद में आपको याद दिला रही हूँ कि आपको कहीं पे भी ये गलती से भी नहीं लिख देना है कि आपको ये नहीं मानना है कि भाई अब तो एज एडल्ट ट्राई कर लिया है, ये बोल दिया है कि चिल्ड्रन कोर्ट ने कि एज एडल्ट ट्राई कर रहे हैं तो लॉकअप में नहीं, वो लॉकअप में नहीं जाएगा। वो तब भी कहाँ जाएगा, फिर से प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही जाएगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी क्राइम करे, बच्चा लॉकअप में नहीं जाएगा। जो भी जुवेनाइल यहाँ पे जिसकी भी बात की जा रही है वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही रहेगा, दोनों ही कंडीशन में, चाहे उसे एज अ बोर्ड डायरेक्ट कर रही है या फिर उसको ट्राई एज अ एडल्ट कर रही है, दोनों ही कंडीशन में प्लेसमेंट ड्यूरिंग ट्रायल चाइल्ड कहाँ पे रखेगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर, नॉट जेल। और उसके बाद प्लेस ऑफ सेफ्टी में रख दिया, उसके बाद उनको हर कुछ टाइम बाद में एक मस्ट इंश्योर पीरियडिक फॉलोअप, एक फॉलोअप रिपोर्ट बना रखनी जरूरी है every year by the probation officer to evaluate the child's progress। अब सेक्शन 20 बात करता है कि बच्चा जो है, हमने बात क्या करी यहाँ पे, क्या करी थी, जब तक 21 तक है वो कहाँ रखेगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में। अब 21 का हो गया है, 7 साल की सजा, हमने ये भी बात करी, हीनियस ऑफेंस की बात करी ली है, तो 7 साल से ऊपर की कंडीशन है, उस बीच में वो 21 से भी ऊपर का हो गया है। तो अब क्या करें, अ पर्सन कन्विक्टेड बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट एंड केप्ट इन अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, अगर वो टर्न्स 21 बट देयर प्रेस्क्राइब्ड सेंटेंस टर्म इज नॉट येट कंप्लीट, तो फिर क्या होगा, सेक्शन 20 बोलता है कि चिल्ड्रंस कोर्ट इवैल्यूएट्स एनुअल फॉलोअप रिपोर्ट्स। ये भी हमने बात करी है पिछले सेक्शन में कि एक एनुअल फॉलोअप रिपोर्ट लेने जरूरी है, और उस बीच में इफ द पर्सन हैज अंडरगोन रिफॉर्मेटिव चेंजेस एंड कैन री इंटीग्रेट। 21 तक हो गया, चाहे सजा कितनी ही बाकी रह रही हो, 21 का अगर हो गया है तो फिर से बच्चे के पास फिर से मौका है समाज में री इंटीग्रेशन का। आप इस एक्ट में देखो कि हमने जो सेक्शन 3 के अंदर, या हमने प्रियम्बल में बात करी, प्रियम्बल को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे कि उसके अंदर पॉइंट्स दे रखे हैं कि रिहैबिलिटेशन की हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, री इंटीग्रेशन की, एप्रीहेंशन से री इंटीग्रेशन तक बात करी है। तो बार बार ये जो री इंटीग्रेशन की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो बच्चे की लाइफ बच जाए, अच्छी बन जाए, तो फिर से 21 तक आ गया, उसकी सजा 1 साल 2 साल 3 साल बाकी है, फिर भी मौका दे रही है, 21 का होते ही फिर उस बच्चे को मौका दे रही है कि अगर उस अंडर जो एनुअल फॉलोअप है उसमें बच्चे का ना ऐसा मिला कि उसने रिफॉर्मेटिव चेंजेस आए हैं, बच्चे में चेंजेस आए हैं, और वो समाज में फिर से उसी तरीके से ना अपना उसका पुनः स्थापन हो सकता है, वो समाज में घुल सकता है एज एन अच्छा गुड सिटीजन, तो क्या होगा, रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज अंडर अ मॉनिटरिंग अथॉरिटी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। या आपने देखा कि बच्चा तो भाई जो साथ वाले लोग हैं या उसके ऑलरेडी इस तरीके से मानसिकता, हीनियस क्राइम्स में कंडीशन में हमने देखा है कि बच्चा की मानसिकता तो इस तरीके से हो चुकी है कि अब वो हाथ से कंप्लीटली जा चुका है, कि अब इसका तो भविष्य भी खराब हो गया है, ये उसी तरीके की मेंटालिटी का हो चुका है। या कई बार ऐसी बात होती है कि वो जेल के माहौल से या जो उसका आसपास का माहौल होता है वो इस तरीके से हो चुका है कि उसमें इतनी नफरत आ चुकी होती है समाज के प्रति कि वो सुधर नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफर टू अ रेगुलर जेल।
टू सर्व द रिमाइंडर ऑफ देयर सेंटेंस। ऐसी कंडीशन में उनको जो है वो जो जेल होती है, फाइनली यहाँ पे जाके जेजेबी जो हमारा जेजे एक्ट है वो कह देता है कि अब तो आप जेल जाओ, ना एडल्ट वाली जेल में जाओ, वहीं पे आपकी बची हुई सेंटेंस को पूरा करो। No person under the age of 21 can ever be sent to a regular adult jail under the JJ Act। यही बात मैंने आपसे पहले बता दी है कि कुछ भी हो जाए, हम जेजेबी के अंदर किसी भी जेजे एक्ट के अंदर किसी भी कंडीशन में बच्चे को एडल्ट जेल में नहीं भेजेंगे। ओनली कहाँ प्रोविजन दे रखा है, जब जाके वो 21 ईयर से अबव हो चुका है। ओके, कम इन विद सेक्शन 21 कि जहां हम बात कर रहे हैं कि जो चिल्ड्रंस कोर्ट की पावर की बात कर रहे हैं कि जब बच्चे को आपने देखा कि 7 ईयर से अबव की इम्प्रिजनमेंट होनी जरूरी है हिनियस क्राइम्स की कंडीशन में, तो वो कितनी क्या हो सकती है? एब्सोल्यूट बार है चिल्ड्रंस कोर्ट के ऊपर, दो चीजों का एब्सोल्यूट बार है कि अगर उन्हें हीनियस नेचर का क्राइम किया है, कि वेदर द चाइल्ड इज ट्राइड एज एन एडल्ट इन द चिल्ड्रंस कोर्ट, जो हमने पहले वाली बात करी है कि बच्चे को चाइल्ड एज एन एडल्ट भी ट्राई कर रहे हो तो भी द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कौन कौन सी? डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हो, उससे कम आप दे सकते हो। लीगल रेशनल, सेंटेंसिंग अ चाइल्ड टू नेचुरल लाइफ इन प्रिजन और डेथ वायलेट्स द कोर प्रिंसिपल ऑफ ए फ्रेश स्टार्ट एंड द फंडामेंटल इंटेंशन ऑफ द रिफॉर्मेशन। ये मान लिया जाता है कि अगर आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट या दे दी है तो आप एक तरीके से इस एक्ट का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि बार बार रिहेबिलिटेशन का, वो खत्म कर देते हो। वो बच्चा मान लेता है कि मैंने क्राइम कर दिया है। आप खुद ही सोचो कि जब उस बच्चे को में क्या रिहेबिलिटेशन की मानसिकता बनेगी अगर आपने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। उसको पता है कि मेरी तो पूरी लाइफ जाएगी ऐसे, तो क्या ही कर लूंगा सुधर के। ठीक है, तो वही बात है कि जब ये आप ये उसके माइंड में ये रखेंगे कि कभी अगर मैं सुधर गया तो मुझे बाहर वापस से समाज में मेरी फैमिली के पास जाने की या मुझे मेरी लाइफ सुधरने का मौका है, जब तक उस बच्चे को ये विश्वास रहेगा, उसके पास होप रहेगी, वो सुधर सकता है। लेकिन अगर उसके पास ये होप ही ले ली गई उससे, तो वो कैसे सुधरेगा? तो उसी प्रिंसिपल के कारण किसी भी कंडीशन में ये दो चीज पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं। इवन इफ अ 17-year-old commits a gruesome murder and is tried as an adult, section 21 explicitly overrides the IPC। इसी कंडीशन, इसी चीज का फायदा उठाया गया था निर्भया की बात में कि वो जो ऑफेंडर था, वो चाहे वो हीनियस क्राइम करा हो, उसने कुछ भी करा हो, वो उसने इतना बड़ा क्राइम कर गया, ग्रूसम क्राइम कर गया, उसी चीज का फायदा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने उठाया था कि उसको डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो नहीं मिली। सेक्शन 22 बात करता है एग्जम्पशन फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो हमने बात करी कि बच्चे को चिल्ड्रंस कोर्ट ने एज अ एडल्ट ट्राई कर रहा है, तो उसके अंदर भी क्या एग्जम्पशन है? चैप्टर 8 जो है सीआरपीसी का, वो क्या क्या डील करता है? गुड बिहेवियर की बात करता है। आपको पता है हमारे ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी की बात करता है, डील्स विद सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पर्सन पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो बॉन्ड वाली बात जो करते हैं, द कॉमनली यूज फॉर बाइंडिंग सस्पेक्टेड ट्रबल मेकर्स एंड प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग। तो ये जो हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो हमारे चैप्टर 8 बात जो करता है सीआरपीसी का, जो अब आप उसको डील कर सकते हैं ऐसे कैसे, जो हमारे बीएनएसएस के ऐसे, तो वो जो है वो आपके अप्लाई नहीं होते हैं किस पे? चिल्ड्रन पे। और सेक्शन 22 जो है आपका, नो प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द चाइल्ड। और दूसरी बात, चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बेस्ड ऑन सोनली ऑन एप्रीहेंशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस। जो हमको पता है सेक्शन 22 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम को क्लॉज दे रखा है, उस कंडीशन में कोई भी बच्चे को पकड़ा नहीं जाता है कि ओनली ऑन एप्रीहेंशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस। This section operationalizes the principle of diversion, ensuring children are not penalized for crimes they might commit, preventing police harassment। पुलिस हरासमेंट से बचाने के लिए किसी बच्चे को कि बच्चा कर सकता है, इस बात पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में बच्चे को नहीं लिया जाएगा। ये हमारे सेक्शन 22 बात करता है। सेक्शन 23 बात करता है, ये बात हमने पहले भी करी थी कि जो जब भी ऐसी कोई प्रोसीडिंग है जहां पे दो तरह के हमारे लोग हैं कि एक जो है वो आपके एडल्ट है और दूसरा हमारा एज अ चाइल्ड है, कभी भी इनका जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगा। सेक्शन 23 ऑफ द जेजे एक्ट स्ट्रिक्टली ओवरराइड सेक्शन 2
223 ऑफ द सीआरपीसी देयर शैल बी नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स। आपको पता है सेक्शन 223 क्या बात करता है कि जो भी ऑफेंडर्स जिन्होंने एक साथ कोई क्राइम किया है उन सभी की जॉइंट प्रोसीडिंग होती है। तो उसके लिए उसका एक्सेप्शन है जेजे एक्ट का, ये जो सेक्शन 23 है, याद रख लेंगे 223 सेक्शन 23 223। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है गड़बड़ हमारी, बीएनएसएस से आप कर लेंगे। बीएनएसएस में इसमें क्या सेक्शन दे रखा है उसके हिसाब से आप देख लेंगे जो सेक्शन, बट आप ये ध्यान रखिए कि 223 ऑफ सीआरपीसी जो है उसका और 23 इसका, तो उसका ये जो है एक्सेप्शन है कि बोलता है कि नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अलोंगसाइड एन एडल्ट ट्रांसफर टू रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट फॉरवर्डेड टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो जो एडल्ट बात होगी उसको क्या करा जाएगा, रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाएगा और इसका मैटर जेजेबी को भेजा जाएगा। दोनों की कभी भी जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी। इफ अ रेगुलर कोर्ट फाइंड्स दैट द को-अक्यूज्ड वाज अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग जॉइंट ट्रायल इट मस्ट बी सेपरेट एंड द प्रोसीडिंग इमीडिएटली। मैंने आपको बताया किसी भी कंडीशन में जैसे ही अगर किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी ट्रायल के किसी भी पॉइंट पे अगर जैसे ही पता चलता है कि जो ऑफेंडर है कि जो है वो अगर चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, तो उसको तुरंत सेपरेट कर दिया जाएगा इमीडिएटली। और ऐसी कंडीशन में रेगुलर कोर्ट जो है उस बच्चे को कहाँ भेज देगी, जेजेबी के पास। एनी सेंटेंस, और ऐसी कोई बात हुई कि कुछ है ना ऑर्डर भी अगर आपने पास कर दिया है उस बच्चे के खिलाफ तो वो तुरंत नल एंड वॉइड हो जाएगी। एनी सेंटेंस पास्ड बाय द रेगुलर court on a person later discovered to be a child is deemed to be have no effect। सेक्शन 9 और 23 मिला के ये बात बोलते हैं। सेक्शन 24 बोलता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि आपने अब हमने एप्रीहेंशन की बात कर ली, इंक्वायरी की बात कर ली, इंक्वायरी के बाद रिहेबिलिटेटिव मेजर्स की बात कर ली, ये सब खत्म हो गया है। अब क्या होगा, उसके बाद कोर्ट है ना ये हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि बच्चे को क्लीन स्लेट दे दी जाए, उसको मौका दिया जाए। कि आपको सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें वो अगर कोई पर्सन को कन्विक्शन दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता है, लेकिन अगर वो जुवेनाइल था तो ऐसी कंडीशन में ये उसका एग्जेम्पशन है कि उसका रिकॉर्ड्स इरेज कर दिया जाएगा। अ चाइल्ड और किसी भी कंडीशन में उसके एक तरीके से जैसे ही उसका केस खत्म होता है, उसकी प्रोसीडिंग खत्म होती है, उसकी जो सजा है वो भी खत्म हो जाती है, तो उसके सारे पेपर्स क्लीन हो जाते हैं। अ चाइल्ड डील्ड विद अंडर द जेजे एक्ट शैल नॉट सफर एनी डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्मली अटैच्ड टू अ कन्विक्शन, एग्जांपल बार ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस रिकॉर्ड्स ऑफ द कन्विक्शन मस्ट बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द अपील पीरियड। बट ये कब होगा, अपील पीरियड जो होगा उसके एक्सपायरी के बाद ही उन जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं पुलिस के, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और क्रूशियल एक्सेप्शन क्या है इस चीज का, एग्जाम कैच क्या है, द क्लीन स्लेट रूल डज नॉट अप्लाई इफ ऑल 3 कंडीशंस आर मेट। ये जो है हमारे मैटर सिर्फ पेटी और सीरियस ऑफेंसेस की बात करते हैं। तो अगर बच्चा, हमने जो बात करी थी कि हीनियस क्राइम करा था, हीनियस ऑफेंस करा था, वो 16 साल से ऊपर था, वो ट्राइड एंड कन्विक्टेड एज एन एडल्ट बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट, ऐसी कंडीशन में तो भाई आपने उनको है ना ट्राई तो कर लिया चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर, बट उनको वहां पे आपके ये जो है ना क्लीन चिट नहीं मिलती है, वहां पे तो आपके मैटर्स के आपकी इंफॉर्मेशन रहती है। द मिरर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एड्स अ स्ट्रिक्टर एक्सेप्शन फॉर हीनियस जुवेनाइल ऑफेंडर्स ट्राइड एज एडल्ट्स। ये जो है सेक्शन 12 भी इसी तरीके की बात करता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की, बट एड्स अ स्ट्रिक्टर एक्सेप्शन। ये यहाँ पे बस ये बात जो थी ना ये ऐड कर दी गई है कि हीनियस जुवेनाइल वाली बात कि ऑफेंडर्स ट्राइड एज एडल्ट यहाँ पे, और ये जो है ये हमारे प्रोबेशन जो हमारा आगे बात करेंगे जब हम ये एक्ट डील करेंगे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो भी सेक्शन 12 भी यही बात करता है। और हमारे कमिंग टू आवर लास्ट सेक्शंस ऑफ टुडे 25 और 26 बात करते हैं। 25 जो है वो पेंडिंग केसेस की बात करता है। Any proceedings pending before any board or court under the old JJ Act 2000 shall be continued in the Board Act as if the 2015 Act has not been enacted। भाई
2000 जो पैना जेजे एक्ट 2000 था, उस टाइम पे अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसका 2015 के एक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरीके से चलेगी। प्रिवेंट्स लीगल लिम्बो फॉर द ट्रायल्स दैट स्टार्टेड बिफोर जनवरी 15, 2016, उसी तरीके से कंटिन्यू की जाएगी। 2000 जेजे एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू की जाएगी, ये सेक्शन 25 कहता है। पर्पस क्या है? प्रिवेंट्स लीगल लिम्बो, एक तरीके से हमारे लीगल ना कॉम्प्लिकेशंस ना हो उससे पहले ही, तो इसलिए 2000 तक जो हमारा एक्ट था, जो जेजे 2000 वाला एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक्ट का ट्रायल चलेगा। 26 क्या बात करता है? रन अवे चाइल्ड, A CCL absconds from an observation home, special home और place of safety। सेक्शन 26 बात करता है कि अगर कोई जो हमारा CCL है, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी से भाग जाता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पुलिस मस्ट एप्रीहेंड द चाइल्ड एंड प्रोड्यूस देम बिफोर द बोर्ड विद इन 24 आवर्स। The board may send the child back to the institution or place them in alternative secure custody। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसी इंस्टीट्यूशन में वापस भेज देगा या फिर कोई और अल्टरनेटिव सिक्योर जगह पे दे देगा। नो डबल जियोपार्डी, रनिंग अवे फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ न्यू सेपरेट ऑफेंस। इसको नया आपको पता होगा कि हमारे जो एडल्ट ट्रायल जब चलते हैं और ऐसे में कोई अगर भाग जाता है, एब्सकॉन्डिंग वाले जो हमने हमारे प्रोविजंस देखे हैं, ऐसे आपको पता है कि उनकी इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाती है, बट यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो उसके लिए ऐसा कोई अलग से आप नया सेपरेट ऑफेंस इसको नहीं बनाएंगे। नो एडिशनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ ऑब्सकॉन्डिंग। इसी तरीके से हमने हमारा सेक्शन 26 तक एक्ट खत्म कर दिया है। आपको पता है कि जो हमारा राजस्थान एपीओ का कोर्स है वो सेक्शन 26 के बाद 75 से शुरू होता है, 75 या 76 से शुरू होता है। तो कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम वहीं से सेक्शन को शुरू करेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा, आगे आप सेशन और इस तरह के सेशंस देखना चाहते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से थिंक लीगली के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी